नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं 2017 की स्पेनिश हॉरर फिल्म वेरोनिका के बारे में। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक लड़की के दुख, उसकी जिम्मेदारी और एक जानलेवा गलती की पड़ताल है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मासूम सी कोशिश एक भयानक त्रासदी में बदल गई। फिल्म की शुरुआत ही होती है एक बेहद घबराई हुई इमरजेंसी कॉल से। ये आवाज सुनते ही एक डर और रहस्य का माहौल बन जाता है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आखिर उस कमरे के अंदर चल क्या रहा है। तो उस इमरजेंसी कॉल तक हम कैसे पहुंचे, इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, उस एक घटना पर जिसने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। तो ये है वेरोनिका। उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन अपने भाई बहनों के लिए वो एक माँ जैसी है। पिता की मौत हो चुकी है, माँ काम की वजह से ज्यादातर बाहर रहती है, तो जाहिर है उसके कंधों पर एक ऐसा बोझ आ गया है जो उसे एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देगा। अब देखिए, स्कूल में सूर्य ग्रहण को सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं बताया जा रहा, बल्कि उसे आत्माओं से संपर्क करने का एक मौका भी कहा जा रहा है। और वेरोनिका, जो अपने पिता को खो चुकी है, उसके लिए ये अंधविश्वास एक उम्मीद बन जाता है, एक बहुत ही खतरनाक उम्मीद। और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। स्कूल के बेसमेंट में एक ओइजा बोर्ड के जरिए वेरोनिका का इरादा तो बड़ा मासूम सा था। वो तो बस अपने पिता को अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन अनजाने में वो किसी और को बुला लेती है। तो कनेक्शन तो बन गया, लेकिन ये कोई शांति भरा कनेक्शन नहीं था। ये पूरा रिचुअल एक जोरदार हिंसक धमाके के साथ खत्म होता है। वो ग्लास का टूटना, वेरोनिका की उंगली का जलना, ये सब एक बहुत बुरा संकेत था। एक साफ इशारा कि दरवाजे के उस पार जो भी आया है वो उसके पिता तो बिल्कुल नहीं। तो वो रिचुअल तो खत्म हो गया, लेकिन उसका असर नहीं। वेरोनिका को अब कुछ अजीब से, अस्पष्ट से संकेत मिलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे बेसमेंट से कोई चीज उसके साथ घर तक आ गई है। अब जब वेरोनिका मदद मांगने की कोशिश करती है, तो उस पर कोई यकीन ही नहीं करता। स्कूल की नर्स तो सीधे सीधे कह देती है कि ये सब ड्रग्स का असर है। उसे लगता है वेरोनिका ने कोई नशा किया है। और यहीं से उसके अकेलेपन की शुरुआत होती है। एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। वेरोनिका का अकेलापन तब और बढ़ जाता है जब उसकी अपनी दोस्तें, उसकी अपनी सहेलियां ही उससे मुंह मोड़ लेती हैं। उनके लिए वो पूरी घटना बस एक बचकानी हरकत थी। मतलब जिस चीज ने वेरोनिका की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी, वो उनकी नजर में बस एक मजाक बनकर रह गया था। और अब कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है, क्योंकि अब वो अनचाही शक्ति, वो जो भी है, वो सिर्फ वेरोनिका को नहीं, बल्कि उसके छोटे मासूम भाई बहनों को अपना निशाना बनाना शुरू कर देती है। तो अब बात सिर्फ वेरोनिका की जान की नहीं है। वो शक्ति अब उन 3 मासूम बच्चों को टारगेट कर रही है, जिनकी रक्षा के लिए वहां कोई भी नहीं है। ये अब सिर्फ परछाइयां या अजीब आवाजें नहीं हैं। नहीं, अब ये सीधे हमले हैं। बाथटब में अचानक खौलता हुआ पानी भर जाता है, लूसिया का गला घोटने की कोशिश होती है। ये साफ है कि वो शक्ति बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और वेरोनिका को ये एहसास हो जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा। और जब वेरोनिका अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, तो वो उसके डर को बचकानी बातें कहकर टाल देती है। अब देखिए, इसमें उनकी भी गलती नहीं है। वो दिन रात काम करके थक चुकी हैं और शायद असली खतरे को देख ही नहीं पा रही। और इसी के साथ वेरोनिका अब पूरी तरह बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तो अब जब कोई रास्ता नहीं बचता, पूरी तरह अकेली और हताश, वेरोनिका मदद के लिए पहुंचती है स्कूल की एक रहस्यमयी अंधी नन के पास, जिसे सब सिस्टर डेथ कहते हैं। सिस्टर डेथ वो पहली इंसान है जो सिचुएशन की गंभीरता को समझती हैं। वो वेरोनिका को साफ साफ बताती हैं कि देखो, जब तुम कोई दरवाज़ा खोलती हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे बात करना चाहती थी। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि जवाब कौन देता है। और सिस्टर डेथ का समाधान भी बिल्कुल सीधा है। जो गलती की है उसे सुधारो। वो कहती हैं कि वो आत्मा इसलिए उससे जुड़ गई है क्योंकि वो रिचुअल वो अधूरा रह गया था। तो अगर उसे वापस भेजना है तो वेरोनिका को उसे ठीक से अलविदा कहना होगा, रिचुअल को पूरा करना होगा। और अब हम पहुंचते हैं फिल्म के उस क्लाइमैक्स पर, उस दुखद अंत पर, जहां परिवार को बचाने की एक आखिरी कोशिश ही सबसे बड़ी तबाही बन जाती है। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें दिखाती है कि कैसे मिनट दर मिनट हालात बिगड़ते गए जब वेरोनिका ने गलती को सुधारने की कोशिश की।
वो अपने भाई बहनों के साथ फिर से उस रिचुअल को शुरू करती है, लेकिन इस बार चीजें पहले से भी ज्यादा तेजी से हाथ से निकल जाती हैं। ये वो सबसे डरावना पल है जब फोन पर पुलिस ऑपरेटर को भी ये साफ साफ सुनाई देता है कि वेरोनिका अब अपने शरीर के कंट्रोल में नहीं है। उसकी आवाज बदल जाती है, वो राक्षसी हो जाती है। वही पुलिस कॉल जो कहानी की शुरुआत थी, अब उसके अंत की गवाह बन रही थी। और फिर सामने आता है सबसे भयानक सच। जब वेरोनिका आईने में देखती है तो वो शक्ति उसके मुंह से बोलती है, सोनो ईओ, यानी ये मैं हूं। मतलब ये सिर्फ कब्जा नहीं था, नहीं, ये एक रिप्लेसमेंट था। वो शैतानी ताकत धीरे धीरे वेरोनिका ही बनती जा रही थी। और यहीं पर यह फिल्म हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में वेरोनिका का सामना किसी बाहरी शैतानी ताकत से हुआ था, या फिर ये उसके अंदर का ही अंधेरा था, उसका दुख, उसकी जिम्मेदारियों का बोझ, जिसने आखिरकार उसे ही निगल लिया।